तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हमारी लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने देखा उसके साइन, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस, ईटियोलॉजी और मैनेजमेंट, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म से। तो सेम उसी तरह से पढ़ेंगे जैसा पिछली क्लास में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था। सबसे पहले हम इसके नाम से शुरू करते हैं। तो हाइपर का क्या मतलब होता है? इंक्रीज। थायराइड का क्या मतलब होता है? थायराइड से हम समझ सकते हैं थायराइड फंक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? थायराइड फंक्शंस की। और इज्म का मतलब होता है डिजीज। क्या है? डिजीज। तो हम कह सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? एक डिजीज है जिसके अंदर ओवर सीक्रेशन होता है T3 T4 का, और थायराइड फंक्शन क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, यानी कि BMR इंक्रीज हो जाती है। मतलब क्या है? एक डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है? T3 T4 बढ़ जाते हैं। इंक्रीज की हम बात करें तो T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन का ओवर सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? थायराइड फंक्शन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज थायराइड फंक्शन। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। तो बात करें इसकी ईटियोलॉजी की, ऐसा होता क्यों है? T3 T4 क्यों बढ़ जाते हैं? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमारी पहली या दूसरी क्लास में हमने देखा था हाइपरपिट्यूटरिज्म। तो अगर हम बात करें हाइपरपिट्यूटरिज्म की, तो अगर हाइपरपिट्यूटरिज्म होगा तो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? सिंपल सी बात है, बढ़ेंगे। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? TSH का सीक्रेशन करती है। TSH क्या करवाता है? T3 एंड T4 का सीक्रेशन करवा रहा है। अगर हाइपरपिट्यूटरिज्म होगा तो TSH का सीक्रेशन बढ़ेगा, और TSH का सीक्रेशन बढ़ेगा तो T3 एंड T4 का सीक्रेशन भी बढ़ेगा। तो अगर ईटियोलॉजी की बात करें तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि हाइपरपिट्यूटरिज्म एंड इट्स कॉजेज। हाइपरपिट्यूटरिज्म की वजह से बढ़ सकते हैं थायराइड हार्मोन। दूसरा हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज, और इसी को बोलते हैं टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। देखो होता क्या है ग्रेव डिजीज में कि थायराइड ग्लैंड के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, या हम कहें कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाते हैं। थायराइड स्टिमुलेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको क्या बोलते हैं? TSI, थायराइड स्टिमुलेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स या थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स या थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, ये बन जाते हैं। ये क्या करते हैं? TSH की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? TSH की तरह काम करते हैं। स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड को T3 एंड T4 के सीक्रेशन के लिए। तो TSI और TSA क्या करते हैं? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं T3 T4 के सीक्रेशन के लिए। तो T3 T4 का सीक्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेव डिजीज बोलते हैं, या टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है? हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्योंकि T3 T4 क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। देखिए, उसके बाद हम कह सकते हैं कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है? T3 T4 बढ़ सकते हैं, जैसे कि एस्प्रिन। ये एस्प्रिन क्या करती है कि जो भी थायराइड रिसेप्टर होते हैं बॉडी में, थायराइड रिसेप्टर से जाके जुड़ जाती है। अगर एस्प्रिन थायराइड रिसेप्टर से जाके जुड़ेगी तो T3 T4 को थायराइड रिसेप्टर से जुड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और ब्लड में T3 T4 का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एस्प्रिन की वजह से क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। एस्प्रिन क्या करती है? ये किससे जुड़ जाती है? थायराइड रिसेप्टर से जुड़ जाती है। थायराइड रिसेप्टर से एस्प्रिन जुड़ गई तो क्या होगा? T3 T4 का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है? हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हमने बहुत ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म की मेडिसिन दे दी हो। अगर लियोथायरोक्सिन ओवर हो रहा है, ज़्यादा लियोथायरोक्सिन दे रहे हैं, तो उस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। बाकी मेन है यही। ग्रेव डिजीज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज है हाइपरथायरॉयडिज्म का। मोस्ट कॉमन कोज क्या है? ग्रेव्स डिजीज है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके साइन सिम्टम्स की,
ईटियोलॉजी हमने देखी, हाइपरपिट्यूटरिज्म की वजह से हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव डिजीज की वजह से हो सकता है, और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से हो सकता है। अगर हम बात करें इसके साइन सिम्टम के, देखिए साइन सिम्टम सारे रिलेटेड है थायराइड फंक्शन से, और थायराइड फंक्शंस हमने पढ़े थे जब हमने थायराइड ग्लैंड स्टार्ट की थी, हमने उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उस टाइम हमने थायराइड फंक्शंस पढ़े थे। सारे के सारे साइन सिम्टम्स जो हैं थायराइड फंक्शन से रिलेटेड है। तो शुरुआत करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की साइन सिम्टम की, मतलब T3 T4 बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, T3 T4 बढ़ रहे हैं, स्लीप टैकिकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस। देखिए जब हमने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था उसमें दो हमने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखे थे या साइंस देखे थे, स्लीप एपनिया देखा था हमने और कोल्ड इंटॉलरेंस देखा था। उसके जस्ट अपोजिट इसमें होगा हीट इंटॉलरेंस, क्योंकि बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, T3 T4 बहुत ज़्यादा है, तो अगर थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ी तो हम उसको सहन करने में दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है हीट इंटॉलरेंस, स्लीप टैकिकार्डिया। अगर हम बात करें टैक्निया होता है, डायरिया होता है, इरिटेशन होता है, एजिटेशन होता है, ये सब साइन सिम्टम हम इसमें देखते हैं। एक होता है एक्जोप्थैल्मस। देखो एक्जोप्थैल्मस में क्या होता है, जब हम थायराइड फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने T3 T4 का एक फंक्शन देखा था कि ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है इनको तोड़ के किस में बदलता है, फैटी एसिड में बदलता है। एक्जोप्थैलेमस में क्या होता है, जब T3 T4 बढ़ते हैं फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये फैटी एसिड डिपॉजिट हो जाता है आई बॉल के पीछे। तो आई बॉल के पीछे अगर फैटी एसिड डिपोजिशन होगा तो प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स बिहाइंड आई बॉल। देखो आई बॉल के पीछे क्या होता है, फैटी एसिड जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स हमें देखने को मिलता है। नर्सिंग केयर क्या है, नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, आई को मॉइस्ट रखेंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं जैसे कि कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज वगैरह, इसमें काम में ले सकते हैं। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है हमें, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इनिशियली हाइपरटेंशन देखने को मिलता है अगर लॉन्ग टर्म हाइपरथायरॉयडिज्म है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से हाइपरथायरॉयडिज्म है, कंटिन्यूस हाइपरटेंशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक डिकम्पनसेशन होगा और हार्ट फेल्योर हो सकता है। ये क्या होता है, इनिशियली होता है, इनिशियली हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो कार्डियक डिकम्पनसेशन देखने को मिलता है और हार्ट फेल्योर वाली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, मेंसेस डिस्टर्बेंस हो सकता है, मेंसेस डिस्टर्बेंस, मेल्स में इम्पोर्टेंस हो सकता है, तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। स्लिप टैकिकार्डिया होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, टैक्निया होगा, डायरिया होगा, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, एक्जोप्थैल्मस होगा, हाइपरटेंशन होगा और मेंसेस डिस्टर्बेंस, इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर हम साइन सिम्टम की बात करें तो। ये सब हमने थायराइड फंक्शन में भी पढ़ा था
कि थायराइड हार्मोन के फंक्शन क्या है। अब हर हमने इस सिस्टम पे देखा था कि इस सिस्टम पे क्या काम करेंगे, जैसे कि गैस्ट्रो में क्या काम करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम करेंगे, कार्डियक सिस्टम में क्या काम करेंगे। तो हमने वो थायराइड फंक्शंस पढ़े थे उस टाइम में। अगर हम थायराइड फंक्शन ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमें हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म के साइन सिम्टम्स में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली वाली क्लास को एक बार देख लें, थायराइड फंक्शंस देख लें, उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लें, तो आसानी होती है डिजीज कंडीशन के लिए हमें। ठीक है, अब हम बात करें इसके इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले एक दो चीज़ और हम क्लियर कर लेते हैं। इसके साइन सिम्टम्स में क्या होता है, वेट लॉस और होता है। क्या होता है, वेट लॉस। देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था, वेट गेन हो रहा था। इसके साइन सिम्टम में क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, वेट लॉस होगा। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम दो चीज़ शुरू से पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। एक तो स्टिमुलेशन टेस्ट और एक होता है सप्रेशन टेस्ट। जब भी हाइपो की बात हो रही है, डिक्रीज सीक्रेशन की बात हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेशन टेस्ट करवा के देख रहे हैं। जब भी हाइपर सीक्रेशंस की बात हो रही है तो हम सप्रेशन टेस्ट करवा के देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, हम सप्रेशन टेस्ट करवाएंगे। सप्रेशन टेस्ट में क्या होता है, ग्लैंड को सप्रेस करेंगे, एंटी थायराइड मेडिकेशंस देंगे, ग्लैंड को सप्रेस करेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि हार्मोन सप्रेस हो रहे हैं या कम हो रहे हैं T3 T4, तो इसका मतलब क्या है कि थायराइड ग्लैंड ठीक है। प्रॉब्लम किस में है, कंट्रोलिंग ग्लैंड में है। अगर हमने एंटी थायराइड मेडिकेशंस दी, उसके बाद भी थायराइड हार्मोन बढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है। ठीक है, अगर सप्रेशन टेस्ट करवाया, इसमें क्या हुआ, सप्रेशन करने के बाद भी क्या है, इंक्रीज T3 एंड T4, और दूसरी कंडीशन हो सकती है डिक्रीज T3 एंड T4। दो कंडीशन हो सकती हैं, ग्लैंड को सप्रेस करवा के देखा, T3 T4 फिर भी बढ़ रहे हैं, और दूसरी कंडीशन हो सकती है T3 T4 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर T3 T4 बढ़ रहे हैं, हमने ग्लैंड को सप्रेस करवाया, T3 T4 फिर भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम इन थायराइड ग्लैंड, प्रॉब्लम इन थायराइड ग्लैंड। प्रॉब्लम किस में है, थायराइड ग्लैंड में है। यानी कि पेशेंट को क्या है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, सप्रेशन टेस्ट करवाया, T3 T4 क्या हो रहे हैं, कम हो गए हैं, तो मतलब क्या है, प्रॉब्लम किस में है, कंट्रोलिंग ग्लैंड में है। किस में, प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग ग्लैंड। यानी पेशेंट को क्या है, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है। यानी थायराइड ग्लैंड ठीक है, प्रॉब्लम किस में है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हो सकती है या हाइपोथैलेमस में हो सकती है। थायराइड ग्लैंड क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गई सप्रेशन टेस्ट की बात। अगर दूसरे इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो हम TFT करवा के देख सकते हैं। TFT करवा के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब मैं थायराइड फंक्शन टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि पहली क्लास में हमने पढ़ा था, जब थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखी थी, उसमें हमने TFT की नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ ली थी। तो यहाँ पे वापस से हम नहीं पढ़ेंगे, और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे, यहाँ पे TFT देखते हैं, इसमें होता क्या है। अगर नॉर्मल वैल्यूज़ आपको देखनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहली क्लास में, जहाँ पे हमने थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी थी। यहाँ पे केवल
डिस्कशन करेंगे कि ये इसमें होता क्या है टीएफटी में। अगर थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा के देखेंगे, दो तरह का हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम किस में है, थायराइड ग्लैंड में। किस में है, थायराइड ग्लैंड में। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड काम ठीक से कर रही है, टीएसएच वो ठीक सीक्रेशन कर रही है। अगर T3 T4 बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा T3 T4 बढ़ रहा है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 T4 बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन TSH जो है वो नॉर्मल है, या तो डिक्रीज है या क्या है, नॉर्मल है। अगर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, T3 T4 FT4 तीनों क्या रहेंगे, इंक्रीज रहेंगे। TSH क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम कर रही है, TSH कम सीक्रेट हो रहा है क्योंकि बॉडी को T3 T4 की आवश्यकता कम है, लेकिन थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, वो सीक्रेशन किए जा रही है, तो T3 T4 क्या है, इंक्रीज है। अगर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की देखेंगे, हमें इस तरह की रीडिंग देखने को मिलेगी T3 T4 में। T3 T4 FT4 तीनों इंक्रीज रहेंगे और TSH क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। दूसरी हम बात करें सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की, अगर बात करें, सॉरी हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 T4 FT4 तीनों क्या रहेंगे, इंक्रीज रहेंगे। क्या रहेंगे, इंक्रीज रहेंगे, लेकिन TSH क्या होगा, ये भी इंक्रीज रहेगा। TSH भी बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, TSH का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन कर रही है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन कर रही है तो थायराइड ग्लैंड भी क्या करेगी, T3 T4 का सीक्रेशन ज़्यादा करेगी। यानी थायराइड ग्लैंड T3 T4 का सीक्रेशन ज़्यादा कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम किस में है, पिट्यूटरी ग्लैंड में है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का सीक्रेशन ज़्यादा कर रही है, इस वजह से T3 T4 ब्लड में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की रीडिंग में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद थायराइड स्कैन करवा के देख सकते हैं, थायराइड स्कैन करवा सकते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करवा सकते हैं। आयोडीन 1 2 3 काम में लेते हैं। इसके अलावा अगर सपोर्टिव टेस्ट की बात करें तो लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल में हमें इंक्रीज फैटी एसिड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, इंक्रीज फैटी एसिड, क्योंकि क्या होगा, T3 T4 क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करेंगे तो बॉडी में फैटी एसिड बढ़ जाएंगे। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज फैटी एसिड्स देखने को मिलेंगे लिपिड प्रोफाइल अगर करवाते हैं तो। बाकी हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में अगर डायग्नोसिस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो आयोडीन अपटेक टेस्ट में आयोडीन 1 2 3 ही यूज में लेते हैं, आयोडीन 123 काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, एंटी थायराइड मेडिकेशंस क्या लेंगे, काम में लेंगे। और ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोफिल थायोरेसेल, PTU भी बोलते हैं, प्रोफिल थायोरेसेल। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, प्रोफिल थायोरेसेल। इसके अलावा कुछ और एंटी थायराइड मेडिकेशंस जो होती हैं, जैसे कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल,
ये सब हम काम में ले सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो थायराइड के सीक्रेशन को इनहिबिट करती हैं, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि डेक्सामेथासोन हुआ, और हम बात करें बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोपेनोलोल। ये सब मेडिकेशंस क्या करती हैं, थायराइड हार्मोन को क्या करती हैं, सीक्रेशन को इनहिबिट करती हैं। थायराइड सीक्रेशंस को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं ये सब मेडिकेशंस। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आयोडीन 1 to 3 रेडिएशन थेरेपी में, अगर रेडिएशन थेरेपी की बात करें आयोडीन 131 काम में लेते हैं। देखो डायग्नोसिस में आयोडीन 1 to 3 काम में ले रहे थे, रेडिएशन थेरेपी अगर की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी में आयोडीन 131 काम में लेंगे। तो ये था इसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, एक ही है, थायराइडेक्टोमी करेंगे। मैनेजमेंट हमने पढ़ा, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया है। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो थायराइडेक्टोमी करेंगे। थायराइड ट्यूमर वगैरह है, थायराइडेक्टोमी मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, सॉरी मैनेजमेंट ऑफ चॉइस है थायराइडेक्टोमी, अगर थायराइड ट्यूमर वगैरह है तो। अगर थायराइडेक्टोमी की बात करें, थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंट्रा प्रोसीजर यानी इंट्रा सर्जरी कौन सी पोजीशन देंगे, पोस्ट प्रोसीजर या पोस्ट सर्जरी कौन सी पोजीशन देंगे, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। थायराइडेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को निकाल देंगे, थायराइडेक्टोमी करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर पोजीशन की बात करें, इंट्रा सर्जरी और ड्यूरिंग सर्जरी की हम बात करें, रोज पोजीशन देंगे। रोज पोजीशन में क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक होती है ताकि थायराइड ग्लैंड इजीली विजिबल हो जाए। आफ्टर सर्जरी की हम बात करें, आफ्टर सर्जरी की अगर हम बात करें तो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी के लिए, हम पहले पढ़ चुके हैं, पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से लेनी है, क्योंकि अगर वो क्लास हमने ठीक से ले ली तो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना हमें। तो पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे सर्जरी के बाद रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी के लिए। पेशेंट क्या हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा, पेशेंट को कंडीशन हो जाएगी एफोनिया की। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी हुई है तो एफोनिया वाली कंडीशन हो जाएगी, अनेबल टू प्रोड्यूस स्पीच। तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे सर्जरी के बाद। देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं थायराइडेक्टोमी के दौरान, क्या हो सकता है। थायराइडेक्टोमी के दौरान पेशेंट को हो सकता है थायराइड स्टोन। थायराइड स्टोन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए थायराइड, पहले ये देख लेते हैं, थायराइडेक्टोमी के बाद पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी पे रखना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। क्या करना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग हार्मोनल थेरेपी पे रखना पड़ता है। यानी कि थायराइड ग्लैंड निकल गई तो हमें अब जितने भी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन थे T3 T4 ये सब बाहर से देने पड़ेंगे। हार्मोनल थेरेपी में क्या देते हैं, T3 T4 PTH, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड भी निकल गई। हमने देखा था जब एनाटॉमी पढ़ी थी थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होती है, तो जब थायराइड ग्लैंड को निकालेंगे पैराथायराइड ग्लैंड भी निकल जाएगी। तो हमने देखा T3 T4 PTH और कैल्सिटोनिन, ये सब हमें हार्मोन बाहर से देने पड़ते हैं।
लाइफ लॉन्ग हार्मोनल थेरेपी पे रखना पड़ता है, सारे हार्मोन क्या करने पड़ते हैं, बाहर से देने पड़ते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं थायराइड स्टोम के बारे में। देखिए थायराइड स्टोम क्या होता है। थायराइड स्टोम क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इसमें क्या होता है कि या तो लॉन्ग टर्म हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, या फिर मोबिलाइजेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान थायराइड ग्लैंड के मोबिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ओवर सिक्रेशन हो जाता है T3 T4 का, तो उस वजह से क्या होता है, थायराइड स्टोम डेवलप होता है। थायराइड स्टोम में क्या होता है, सीवियर हाइपरटेंशन, सीवियर टैकिकार्डिया, सीवियर टेक्निया, एलिवेटेड टेम्परेचर, ये सब कंडीशन एक साथ डेवलप होती है। तो उस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, थायराइड स्टोम। हमने देखा था कि थायराइड ग्लैंड क्या करती है, खुद के हार्मोन स्टोर कर सकती है। तो जब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं तो थायराइडेक्टोमी के दौरान जो स्टोर हार्मोन है एक साथ ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। तो जब ये एक साथ ब्लड में रिलीज होंगे तो सीवियर चेंजेस देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर, जैसे कि सीवियर टैकिकार्डिया देखने को मिलेगा, सीवियर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, एलिवेटेड टेम्परेचर देखने को मिलेगा, सीवियर टेक्निया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, डायरिया वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन होती है थायराइड स्टोम वाली। देखिए क्या होता है, ड्यू टू लॉन्ग टर्म हाइपरथायरॉयडिज्म और मोबिलाइजेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, मोबिलाइजेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान थायराइड ग्लैंड के मोबिलाइजेशन की वजह से और लॉन्ग टर्म हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से क्या हो सकता है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 इन ब्लड। ब्लड के अंदर T3 एंड T4 का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा T3 एंड T4 ब्लड के अंदर आएंगे तो चेंजेस देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम की हम बात करें तो चेंजेस बॉडी में देखने को मिलेंगे, सीवियर टेकिकार्डिया। देखिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत ज़्यादा T3 T4 ब्लड में हो गया है तो क्या देखने को मिलेंगे, सीवियर टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, एलिवेटेड टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प, एंड डायरिया। टेक्निया हो सकता है पेशेंट को। तो ये सब कंडीशंस हमें अचानक से ये सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलेंगे। किसकी वजह से, थायराइड स्टोम की वजह से हो सकता है। मोस्टली मोबिलाइजेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान थायराइड ग्लैंड के मोबिलाइजेशन की वजह से होता है। जो सारे के सारे स्टोर हार्मोन है T3 T4 अचानक से ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। जब ब्लड में रिलीज हो जाएंगे तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की थायराइड स्टोम के तो सेम एज हाइपरथायरॉयडिज्म, मैनेजमेंट सेम है। हाइपरथायरॉयडिज्म का जो मैनेजमेंट हमने पढ़ा सेम वो भी है। हम क्या कर सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़, पहली बात तो नर्सिंग केयर क्या करेंगे इसमें थायराइड स्टोम के दौरान। तो नर्सिंग केयर की बात करें तो नर्सिंग केयर में आएगा प्रोवाइड काम एंड नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। काम एंड नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को नर्सिंग केयर में। नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन में भी यही आएगा। दूसरा,
अगर हम बात करें कि थायराइड स्टोन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो एंटी थायराइड मेडिकेशन देंगे बिफोर सर्जरी, एंटी थायराइड मेडिकेशंस प्रायर टू सर्जरी। सर्जरी से पहले क्या देंगे, एंटी थायराइड मेडिकेशंस क्या देंगे, पेशेंट को देंगे। तो ये हो गया थायराइड स्टोन की बात। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म कंप्लीट कर लिया है। हाइपरथायरॉयडिज्म कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ और देख लेते हैं, हमने बात की थी गोइटर के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों ने हमने ईटियोलॉजी में पढ़ा है गोइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हमने पढ़ा था एंडेमिक गोइटर, और हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, ग्रेव डिजीज या टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। गोइटर के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए दो तरह का होता है, एंडेमिक गोइटर की बात करें और दूसरा होता है टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। एंडेमिक गोइटर क्यों होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर क्यों होता है, टीएसआई की वजह से होता है, और टीएसए भी बोल सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स और थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, इनकी वजह से टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो सकता है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, एंडेमिक गोइटर में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आयोडीन किस तरह से इम्पोर्टेंट है T3 T4 के सिंथेसिस में। टायरोसिन और आयोडीन मिलके T3 T4 का सिंथेसिस कर रहे थे, T3 T4 बना रहे थे। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो T3 T4 नहीं बनेंगे और पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर में क्या होता है, TSI यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं थायराइड हार्मोन के सीक्रेशन के लिए। तो पेशेंट में कौन सी कंडीशन होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो ये बात हो गई गोइटर की। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले हमने देखा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके बाद हमने देखा है हाइपोथायरॉयडिज्म, और आज हमने कंप्लीट कर लिया है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।